नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से, जहां केजरीवाल के ट्वीट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। दूसरी खबर गरौंडा से है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी का जुमला बताया है। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। और चौथी खबर पलवल से है, जहां सराफा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो ये 4 बड़ी खबरें, 4 तस्वीरें आपके सामने, एक एक कर हम इन सभी पर बात करने वाले हैं। पहली खबर की हम बात करेंगे। केजरीवाल के ट्वीट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा पलटवार किया है, बड़ा हमला यहां पर बोला है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर उदय भान का वार। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सब बीजेपी का जुमला है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे। वीरेंद्र सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और चौथी खबर सर्राफा हत्याकांड में बड़ा खुलासा यहां पर पुलिस टीम ने किया है। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फ्री वाले ट्वीट का पलटवार करते हुए लिखा, आपको मुफ्त का खाने की आदत लगी है। मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए, ये बात आपके मंत्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त ले लो। सीएम ने साथ ही कहा कि मुफ्त की आदत लगाने की बजाय हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर उसके हुनर को निखार कर उसका विकास किया जाए। बता दें कि हाल ही में केजरीवाल हरियाणा दौरे पर आए हुए थे। तो वहीं केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा था कि हम दिल्ली में फ्री और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, फ्री और विश्व स्तरीय इलाज देते हैं, फ्री और 24 घंटे बिजली देते हैं। पंजाब में भी हमने ये सब काम शुरू कर दिए हैं और जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है। जल्दी हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट के जरिए उनको जवाब दिया। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, केजरीवाल ने यहां भिवानी में दौरा किया और इसके बाद अब सीएम मनोहर लाल ने बड़ा पलटवार उन पर किया है। फ्री की रेवड़ी को लेकर पहले प्रधानमंत्री भी पलटवार कर चुके हैं, एक बड़ा हमला बोल चुके हैं, जो फ्री का जो कल्चर यहां पर चलाया जा रहा है। अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा पलटवार यहां पर किया है। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और आम आदमी पार्टी भी अब पूरी तैयारी में है? लेकिन चेतन, अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान की बात करें तो उससे पहले बता दूं कि कल भिवानी के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो आए थे और उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हरियाणा में एक बल्ब, एक फ्रिज और एक कूलर का बिल जो है करीबन 15,000 रुपए आता है। और इसके अलावा हरियाणा सरकार जो है अपने मंत्रियों को फ्री में बिजली देती है, तो वो आम लोगों को बिजली क्यों नहीं दे सकती। दिल्ली में जिस तरीके से हरियाणा की पंजाब जो आम आदमी पार्टी है वो लोगों को जो फ्री में पानी और बिजली उपलब्ध करवा रही है, उसी के तर्ज पर जो है वो पंजाब में भी ऐसा ही कुछ जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार करे। तो इसी के चलते उन्होंने जो निशाना जो है वो साधा था। दरअसल अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के चलते हुए जो है राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कोई पहला बयान नहीं है जब उन्होंने फ्री बीज यानी कि मुफ्त में रेडियम बांटने
को लेकर इस तरह का बयान दिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि वो लोगों को फ्री में देने की बजाय उनका जो स्किल डेवलपमेंट करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर ज्यादा जो है विश्वास करते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र की एक विचार है कि जिसके अंदर जनता जिसको वोट देगी उसी की सरकार बनेगी और जनता उसी को अपना वोट आमतौर पर देती है जिससे वो संतुष्ट रहते। तो ऐसे में हरियाणा सरकार लोगों को जहां इंडिपेंडेंट बनाकर जो वोट हासिल करने की अपनी एक नीति जो कर चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी गरीबों को जो है कुछ आर्थिक मदद देकर जो है पॉलिसी बनाकर काम कर रही है। बहरहाल देखने वाली बात ये इन दोनों की जो एक मुख्यमंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो एक सियासी जंग है उसका जो है पता चुनाव के दौरान ही लग सकेगा। जीते तक क्या लगता है ओपी शर्मा जी, क्योंकि अगर कहा जाए तो हरियाणा से सटे जो दोनों राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, दोनों में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो फ्री वाली बात कही जाती है उनकी पार्टी की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बात को लगातार अपनी जनसभाओं में कहते हैं और जहां भी वो चुनावी कैंपेन के लिए जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो गुजरात हो, कहीं भी वो जाते हैं तो यही कहते हैं कि दिल्ली में उन्होंने किया है, पंजाब में वो कर रहे हैं, फ्री पानी और फ्री बिजली को लेकर जनता उनसे खुश है। तो क्या हरियाणा में जिस तरीके से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो क्या इसका फायदा कुछ मिल सकता है कि खाता खुल सकता है? देखिए चेतन, फिलहाल इसके ऊपर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीबन 10 से 12 साल से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद उसके बाद से जो है हरियाणा के अंदर 2 विधानसभा और 2 लोकसभा के चुनाव जो है आम हो चुके हैं और लेकिन दोनों चुनाव के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन कहीं पर भी खाता जो है वो उनका नहीं खुला। वही बात करें पंजाब की, तो पंजाब में उनका खाता जरूर खुला, लेकिन पिछले साल दिसंबर में जो हिमाचल में चुनाव हुए थे उन्होंने पूरा जोर लगाकर प्रचार किया, वो वहां पर भी जो है अपनी सरकार नहीं बना पाई। इसके अलावा गोवा, गुजरात, काफी और राज्यों में जो अपने जो है वादे लेकर गए हैं तो उनको लेकर ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अभी तक पंजाब और जो दिल्ली है वही आम आदमी पार्टी के खाते में 2 राज्य हैं, लेकिन जिनमें से दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, वो एक एनसीटी है। तो उसके चलते अब बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब ये हरियाणा के जो चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव अगर एक साथ होते हैं, इन दोनों राज्यों के चुनाव में एक बार फिर वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर जाते हैं। देखने वाली बात है कि लोगों को कितना जो है वो ये पिंग कर पाते हैं और वाकई में क्या इनके जो मुद्दे हैं इनको जो है वो मतलब स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जो शहरी निकाय के चुनाव हुए थे उसमें से शायद 2 के आसपास जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई थी। करीबन 55 के आसपास के जो कुल निकायों के चुनाव हुए थे उनमें से मात्र 2 के आसपास ही जो खाता उनका खुल पाया था, चेयरमैन उनके बन पाए थे। लेकिन उसके ज्यादा जो है आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा के अंदर ज्यादा कुछ उपलब्धि के तौर पर अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह तैयार है हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं। लेकिन जो गठबंधन है अभी हरियाणा में, जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का सरकार में, क्या उसकी कोई टेंशन बढ़ सकती है? क्योंकि सामने कांग्रेस है, हुड्डा साहब पूरी हुंकार से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले दिनों यह भी कहा जा रहा था कि शायद उनका आखिरी चुनाव ये हो सकता है और इस बार वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार यहां बने। तो क्या आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कुछ नुकसान बीजेपी या गठबंधन को हो सकता है? देखिए चेतन, आमतौर पर अगर हम बात करें देश के मतलब एक पैटर्न की बात करें तो आम आदमी पार्टी जहां जहां गई है तो उसने जो है कांग्रेस को ही सीधा नुकसान किया है। गुजरात जब गोवा के चुनाव हो रहे थे तो खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरोप लगाए थे कि जो केजरीवाल है वो बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस को हरवाने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए। तो इस तरह के आरोप जो है लगते रहे। लेकिन जहां तक बात गठबंधन की, इंडिया लगा लो या एनडीए लगा लो, तो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन को लेकर अभी कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 1 साल का लगभग वक्त बचा है, वही 6 से 7 महीने जो है वो लोकसभा में बचे हैं। तो अभी इंतजार करें, क्योंकि इस साल के आखिरी तक जो है 5 राज्यों के जो है वो चुनाव होने, उन चुनाव के क्या नतीजे निकलते हैं और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो एक सहयोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में एनडीए
क्यों चाहेगी कि जेजेपी हर गठबंधन तोड़ा जाए, क्योंकि एनडीए हरियाणा के एनडीए के अंदर सिर्फ एकमात्र जननायक जनता पार्टी ही जो है उनकी सहयोगी है। तो ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि शायद उनको हटाया जाए, लेकिन ये सब कुछ आगे के हालात के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग की बात होती है। जननायक जनता पार्टी को क्या उसकी डिमांड के हिसाब से, उसकी संतुष्टि के हिसाब से टिकटें मिल पाती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वक्त जो है उनको तय करेगा। जी ओपी शर्मा जी, क्योंकि इनेलो भी है, अगर वो भी, क्योंकि वो भी सहारे की तलाश में है, हालांकि परिवर्तन यात्रा उनकी जरूर चल रही है, लेकिन पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि गठबंधन को हटाने के लिए वो किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन का जो फैक्टर है हरियाणा में नहीं देखने को मिलता है, तो फिर इनेलो को भी मुश्किल हो सकती है अकेले क्या? देखिए चेतन, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल को मात्र जो है 3% वोट मिले। फिर उनका एकमात्र विधायक जो अभय सिंह चौटाला है वो इलाहाबाद से जीतकर जो है सामने आए थे। जहां तक गठबंधन की बात है तो अभी वर्तमान के अंदर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उनकी अटकलें जरूर लगाई जा रही है, लेकिन 26 दिसंबर को कैथल में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर जो है जो अभय सिंह चौटाला उनकी तरफ से एक रैली बुलाई गई और उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया गुट के कई बड़े नेता जिनमें नीतीश कुमार, केसी त्यागी और जो है और भी कुछ नेता है जो है उनमें शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसे में ये सभी लोग 26 दिसंबर की कैथल रैली में देवीलाल की जयंती के ऊपर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो इनेलो है उसको जो है इंडिया गठबंधन का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये होगी कि जिस पार्टी का 2019 के चुनाव में लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं था, तो वो सीट शेयरिंग में कांग्रेस के साथ कितना जाएगी। और दूसरा कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी टिकट मांगती है तो ऐसे में क्या कांग्रेस 6 से 7 सीटों पर लड़ेगी, जबकि वो पूरी 10 की 10 सीटों पर लड़ने में सक्षम है। तो अभी भी इनको लेकर जब तक सीटों का अनाउंसमेंट इंडिया में भी नहीं होता है तो कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी हो। ठीक है अभय शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर गरौना से है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी का जुमला इसे करार दिया है। साथ ही कहा कि देश में एक चुनाव संभव नहीं है, चुनाव आयोग के पास इतनी ईवीएम मशीन नहीं कि एक साथ चुनाव हो सके। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण पर उदयवान ने कहा, इस बार नहीं चलेगा कोई कोटे का सिस्टम, पार्टी ने जिलावार ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफा छोड़ा है, ये उसी तरह से जो इनकी जुमलेबाजी की आदत है और ये नेशनल लेवल का है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमारे जो नेशनल स्पोक पर्सन है वो सब इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं संविधान में, उसमें 2/3 बहुमत लोकसभा में चाहिए, उतना ही राज्यसभा में चाहिए और कम से कम आधी विधानसभा में चाहिए, जब जाकर उसके लिए समय चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन को ईवीएम चाहिए वो भी कम से कम 33 लाख ईवीएम की जरूरत है। आज ईवीएम 9 लाख है, 9 लाख ईवीएम में आवश्यकता पड़ेगी 33 लाख की कम से कम। ईवीएम की मशीनें भी बनेंगे, ऑर्डर देंगे, उसका बजट एलोकेशन होगा, बन के आएंगी, उसमें भी समय लगेगा। तो ये जो है अभी सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए जो इनका भय है, डर है, जो इंडिया गठबंधन बना है उससे ये डर के और अपना कुछ मीडिया में इस तरह से करके और कभी भी ऐसे ट्वीट करके सेशन बुलाते हैं, ये भी एक संविधान का भी अपमान है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने ये बड़ा हमला बोला है, बड़ा निशाना साधा है, सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक समय पर चुनाव करवाना संभव नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वो हरियाणा के वर्तमान बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा
कि बीजेपी अपने 10 वर्षों के शासनकाल में इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे किसी के सहारे और सहायता की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में लोकसभा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सीट में रोहतक में मात्र 6000 का अंतर रहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जेजेपी ने जो 10 सीटें बीजेपी के खिलाफ जीती थीं, उसकी हालत आज ऐसी भी नहीं है कि वह एक वोट ले सके। मन की बात कहीं में लिखा हुआ, मेरी आवाज सुनो। मेरी बात सुनो, क्या नहीं है, लोगों के जो ख्याल हैं उनको हमने इकट्ठा करके, जैसे मैंने अपनी अभी बात भी कही है, हम पुरानी जो समस्याएं हैं जो देश के आजादी से पहले भी थी और आज भी है, जो 5-4 का मैंने जिक्र किया, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, और आज जो किसान की खेती की अवस्था है, आज कमेरे वर्ग का जो आर्थिक स्तर है, इन सारी बातों की हर आदमी ने, हर सरकार ने, हर पार्टी ने जब भी उनको मौका मिला राज करने का, इन बातों के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन वो कदम कन्वेंशनल थे सारे। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी को किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह बयान दिया और कहा कि प्रदेश में बीजेपी को किसी भी सहारे की या किसी सहायता की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ है। तो यमुनानगर में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना बयान दिया और कहा कि वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ हैं। बीजेपी को देश में किसी भी सहायता की या किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी अकेले सक्षम है चुनाव लड़ने में और जीतने में। बड़ा बयान यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ वो हैं, ये उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि बीजेपी को किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर जीत सकती है। तो प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना बयान दिया और कहा कि बीजेपी को किसी भी कोई सहारे की जरूरत नहीं है। बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। एक बड़ा बयान यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह माना जा रहा है, जहां उन्होंने यमुनानगर में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर बयान दिया और कहा कि वो इस गठबंधन के खिलाफ हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी को किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ है, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है। कल क्या चार्जर चेंज हुआ है क्या? अपना चार्जर कहाँ गया है? इधर अपन चेक कर, चार्जर का कुछ दे गया बात, अभी हमको बताएंगे, पता लग रहा है चार्जर पकड़ ले गया आगे बढ़ते हैं। खबर पलवल से, जहां हसनपुर सर्राफा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बाजार में दुकान के अंदर हत्या की गई थी। साथ ही हत्या कर आरोपियों ने दुकान में लूटपाट कर वो फरार हो गए थे। वहीं हत्या के आरोप में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपी मृतक के गांव के ही रहने वाले हैं।
पुलिस ने सर्राफा व्यापारी के हत्या का खुलासा कर दिया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई अब कर रही है। सर्राफा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, साथ ही एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अफजलपुर मार्केट में विभिन्न प्रकार जो सामान की दुकान करते थे उनकी किसी ने हत्या कर दी। जो पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां मौके पे गई। जाने के बाद पुलिस ने देखा कि भाई शटर का ताला लगा हुआ था, कुछ लोगों ने उसकी हत्या करी हुई है। जो उसकी डेड बॉडी को लोग उसके परिवार वाले उसको लेके आए थे। जो उनकी परिवार वालों की सूचना उसके बेटे ने कंप्लेंट दी, कंप्लेंट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके पश्चात पुलिस इस पे लगातार काम कर रही थी। जो पुलिस को अपने सूत्रों से पता लगा कि इसमें रविंदर और धीरज दो गांव के ही लड़के हैं, जाति ठाकुर है, उन्होंने इसका मर्डर किया है। जो तिजोरी में रखा सामान वही चोरी करे, जिसमें पुलिस ने रविंदर को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक दिन के पुलिस रिमांड पे था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ गए हैं। अब प्रवीण, पुलिस ने कैसे इस आरोपी को पकड़ा है और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस ने मात्र 12 दिन के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है, जिसको लेकर ये जो पहले ब्लाइंड हत्याकांड था, इसको लेकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका था कि अचानक इतना सब कुछ कैसा हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि एक दुकानदार बैठा हुआ है, लेकिन शाम का समय होते होते उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है और कुछ मामला क्लियर नहीं हो पा रहा था। पुलिस असमंजस की स्थिति में थी कि परिवार वाले भी हैरान थे कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, मामला दर्ज कराया गया परिजनों की ओर से, तो इसमें जाकर जब पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करी है तो मामले के आसपास के फुटेज खंगाली गई है, लोगों से बातचीत करी है, पुलिस ने अपनी प्रक्रिया जारी रखी है और पुलिस की काफी मेहनत भी मानी जाती है कि इतने कम समय में जो है 12 दिन के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक अभी फरार है। मामला इनका लेन देन का बताया गया है इन दोनों का। तो ये वहां पर थे, सबसे पहले जाकर उस दुकानदार को इन्होंने एक नशीला पदार्थ में पिलाया है, एक लिक्विड में जिसे कहते हैं कुछ न कुछ पानी मिलाकर उसको पिलाया, जिससे वो बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद वहीं पर जो साथी वगैरह थी उसी की साथी से उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को जो है जो बताया पुलिस का कहना है कि वो उसी में लटका दी गई थी। और जो उनके साथी थे, इन दोनों ने जो वहां पर तिजोरी थी, तिजोरी में जो उनका गोल्ड और सिल्वर का और कैश वगैरह था, वो ये दोनों लूट कर फरार हो गए थे। और पुलिस पिछले काफी लंबे समय से जैसे 12 दिन के अंदर जो सफलता प्राप्त करी है, तो उसमें से आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसको रिमांड पर लेने के लिए अदालत में पेश कर दिया गया। और जिसकी आज जानकारी है पलवल के जो डीएसपी संदीप मोर ने आज एक प्रेस वार्ता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया। जी ठीक है प्रवीण, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।